हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और सेट एंड रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, उसके थर्ड क्लास है। और इसके अलावा एक और क्लास होनी है जिसमें ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे अगली जो क्लास रहेगी मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, अच्छा डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन दोस्तों को भी बता देता हूँ जो क्या कर रहे हैं कि कमेंट में आ रहे हैं, लड़कियों को रिप्लाई कर रहे हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है इन सारी चीज़ों से, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। टाइम पास करना बंद करो, पढ़ लो। पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगे, फिर सोच सकते हैं कि शायद कुछ हो भी सकता है। बेरोजगारी की हालत में ये सारी चीज़ें करना गैर कानूनी है। तो पढ़ लो, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फालतू के चक्कर में कुछ नहीं धरा है। ठीक है। और पढ़ने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा पढ़ लो भाई, कुछ नहीं धरने बात था मैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है यूनियन ऑफ सेट। दो सेट हैं, मान लेते हैं वो ए और बी है। ठीक है। ए और बी सेट की यूनियन का क्या मतलब होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है। दो सेट हैं ए और बी, उनकी यूनियन निकालनी है तो क्या होती है यूनियन। तो ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ईदर टू ए और टू बी, या फिर दोनों। हिंदी वाले सुन लो कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट हों, बी के सारे एलिमेंट हों, या फिर ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट जो हैं वो होंगे, तो वो होगी आपकी ए यूनियन बी। ग्राफ से बता देता हूं कि जैसे मान लो यो है ए, ये है बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सारे, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी बच गए बी के सारे, यानी इसमें ए के भी हैं, बी के भी हैं, और जो दोनों के कॉमन हैं वो सारे भी हैं, यानी कि ए और बी और बोथ। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं या फिर बी में हैं या फिर दोनों में हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके आते हैं ए यूनियन बी में। ठीक है। तो A union B is a set of all the elements which belongs to either to A or to B or both। और A union B का जो मेन आपको अगर समझना है, आप इंग्लिश में अगर क्वेश्चन लिखा आएगा तो और से समझ लेना। जो और लगा होगा कि इधर A और B, A और B का मतलब जो होता है वो यूनियन ही होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको A और B लिखा मिलेगा तो वहां से आप समझ सकते हो कि A और B यानी कि A यूनियन B। एक सेट लिख देता हूं, जैसे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 8, बी इज इक्वल टू लिख देता हूं 2 3 4 6। ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी जो है वो क्या आएगा, तो उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे, यानी कि 1 3 5 8 होंगे, और इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट बी के होंगे, यानी कि 2 इसमें नहीं आया, 3 आ गया है, 4 इसमें नहीं है, और 6 इसमें नहीं है। यानी कि वो सारे एलिमेंट बी इसमें ऐड कर दो जो बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 3 5 8 2 3 6 इज ए यूनियन बी। इन दोनों सेटों की जो यूनियन है वो होगी ए यूनियन बी। इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो ए यूनियन बी आपको समझ में आ गया कि इस ए के ये सारे एलिमेंट और जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं। अच्छा, एक और चीज आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जब मैं ए यूनियन बी लिख रहा था तो मैंने लिखा 1 3 5 8। जब मैं बी के सारे एलिमेंट लिख रहा था तो मैंने 2 3 6 ही लिखे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने 4 मिस कर दिया क्या? और 3 2 बार लिख दिया। ठीक है।
तो हमने 3 को 2 बार लिख दिया था और उसकी जगह पे 4 लिखना रह गया था। तो हमने एलिमेंट लिखे 1 3 5 8 2 6 4। अब ए के एलिमेंट थे 1 3 5 8, तो 1 3 5 8। बी के जो एलिमेंट हैं वो है 2 3 4 6 और मैंने लिखे हैं सिर्फ 4 और 6 और 2। तो यहाँ का एक एलिमेंट ऐसा था जो कॉमन था दोनों का, जो कि है 3, क्योंकि 3 जो है वो यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था। तो यहाँ पे उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली ही क्लास में हमने समझा था कि जो रिपीटिशन होती है नंबर्स की वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है सेट में। इसलिए जब इसका जो फॉर्मूला भी बनता है ए यूनियन बी का, वो क्या बनता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसलिए बनता है क्योंकि जब आप इनके एलिमेंट्स को काउंट कर रहे होते हो, जैसे जब आपने ए के एलिमेंट काउंट किए तो आपने ये ए पूरा यहां से यहां तक काउंट कर दिया। फिर आपने जब बी के एलिमेंट किए तो उसमें ये वाला आपने पूरा काउंट कर दिया। ठीक है, तो जब आप ए यूनियन बी कर रहे हो तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आप 2 बार काउंट कर लेते हो। जैसे अगर इन सारे एलिमेंट को एज इट इज में लिखता तो मैं 3 को 2 बार काउंट कर लेता। तो इससे बचने के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि एक बार ये जो 2 बार काउंट हुआ है ना, उसमें से एक बार अगर आप घटा दोगे तो अब ये एक बार ही लिखा गया है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे आगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखने की बजाय आप ग्राफ से, इससे वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो और इससे भी सोल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये तो ए और बी में है, आसानी से दिखेगा, लेकिन अगर ए बी और सी एक तीसरा सेट भी आ जाएगा तो आप वेन डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर पाओगे। वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आपके पास ए यूनियन बी जो है वो आ गया है, और इस किस तरीके से आता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और लिख लो कि अगर ए और बी 2 सेट हैं और जो ए है वो सबसेट है बी का, अगर ए है वो सबसेट है बी का, और हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए अगर बी का सबसेट है, हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ वो एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देते हैं, बाकी के सारे लिखते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं बी में। यानी कि इसको दोबारा लिखने की बजाय अगर मैं यूनियन की इनकी बात करूं तो मैं खाली बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख दूंगा, तो वो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बी में ए वाले शामिल हैं पहले से। तो ए यूनियन बी हो जाएगा इज इक्वल टू बी व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से अगर बी जो है वो सबसेट है ए का, तो बी अगर ए का सबसेट है तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा ए। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ भी गया था कि इंटरसेक्शन क्या होती है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से अगर इसको समझोगे तो इसमें क्या आएगा, ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ऑफ ए एंड बी। जब हमने यूनियन किया था तो उसमें आया था और ए और बी, लेकिन जब यहां पे आप करोगे तो इसमें बीच में लिखा होगा एंड, ए एंड बी। ठीक है,
तो दोनों के बीच में अगर एंड लिखा हुआ है मतलब वो इंटरसेक्शन है, और लिखा हुआ है इसका मतलब वो यूनियन है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, सच दैट जो x है वो बिलोंग करता है a से, और जो x है वो बिलोंग करता है b से भी, यानी कि जो भी एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों से बिलोंग करने चाहिए। इनके बीच में जो आएगा वो एंड आप लिखोगे, ठीक है। समझ में आया कि a इंटरसेक्शन b इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ऑफ a एंड b। तो उन दोनों में जो कॉमन है ये वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि इफ a इज ए सेट ऑफ 2 3 5 7, b इज ए सेट ऑफ 1 4 2 6, तो यहां से जब आप a इंटरसेक्शन b लिखोगे तो वो आप लिखोगे इन दोनों के जो कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, उसके अलावा 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और उसके अलावा 7 भी जो है ऊपर है नीचे नहीं है। तो और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, तो वो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि आपको यूनियन कैसे करनी है, इंटरसेक्शन कैसे करनी है। आप फॉर्मूले में आराम से पुट भी कर सकते हो अगर आपको इन तीनों में से, जैसे अगर आपको मान लो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए यूनियन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी चीजें अगर आप इनमें से, क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इनमें से कोई भी 3 चीजें दे सकता है, ये दे दे या ये दे दे या कोई भी 3, और एक चीज आपको निकालनी है तो डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो। इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे फिर, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरसेक्शन। उसके अलावा बात आती है डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट जो डिसजॉइंट सेट होंगे वो कौन से सेट होते हैं? तो ए और बी दो सेट डिसजॉइंट सेट तब होंगे जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है इज इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि उन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं आपको कि मान लेते हैं ए एक सेट है जिसमें इवन नंबर है, बी एक सेट है जिसमें ओड नंबर है, ठीक है। ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी इज ए सेट ऑफ ओड नंबर्स। तो आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला जाए, लेकिन दोनों का कॉमन निकालने के लिए बोला जाए, तो इवन नंबर्स और ओड नंबर्स में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऐसे सेट जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे सेटों की जो इंटरसेक्शन वो 5 के इक्वल होती है, उन सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट के केस में जो एन ऑफ ए यूनियन बी होता है वो इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होता है, क्योंकि इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को जो है वो बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो जैसे कि इवन नंबर का ओड नंबर का जो सेट है वो एक डिसजॉइंट सेट है। तो आपको पता लगना चाहिए कि अगर वो डिसजॉइंट सेट है, आपको ऐसी कोई कंडीशन दे दी है, तो उस केस में जब आप उनकी यूनियन निकालेंगे तो आपको ये नहीं ढूंढना है कि इसकी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ पे, वो होगा ही नहीं क्योंकि वो 0 होता है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल होता है। ये होते हैं आपके डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या आएगा? ये दो सेट है मान लो,
ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट, मान लो आपको ए माइनस बी निकालना है या फिर आपको बी माइनस ए निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो डिफरेंस ऑफ ए सेट ए माइनस बी हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, वो सारे होंगे ए माइनस बी। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका a माइनस बी, क्योंकि इसमें से a के वो सारे एलिमेंट हटा दिए गए हैं जो b में लाई कर रहे थे, तो a माइनस बी वो सारे एलिमेंट जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट होंगे आपके a माइनस बी। इसी तरीके से b माइनस a जो है उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो a में नहीं है, b के वो सारे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं हैं वो सारे एलिमेंट आपके आएंगे b माइनस ए में। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है। ये है a माइनस बी, ये है b माइनस ए, और दोनों से आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी कि a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है, तो a और b जो सेट हैं उसमें से a माइनस बी और b माइनस ए कॉमन नहीं होंगे। जैसे कि इफ a इज ए सेट ऑफ 1 2 3 5 7 8, b आपका एक सेट है 2 3 6 9 8। ठीक है, तो अगर आपको यहां से a माइनस बी निकालना हो तो आप क्या करोगे, a के वो सारे एलिमेंट लिखो जो b में नहीं होने चाहिए। जैसे 2 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसके अलावा 6 9 8 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि वो 3 एलिमेंट कट गए तो a माइनस बी आया आपका 1 5 और 7। इसी तरीके से जो b माइनस ए है उसमें b के वो ये 3 एलिमेंट कटेंगे तो इसमें आएगा आपको 6 और 9। तो क्लियरली ये चीज आपको दिख रही है कि a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, तो ये चीज आप क्लियर कर लो। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज कि a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों की अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो वो क्या निकल के आएगी, a माइनस बी यानी कि ये पोर्शन, b माइनस ए यानी कि ये पोर्शन, इन दोनों की जो यूनियन है वो होती है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको ऐसे डेल्टा ये बना देते हैं। तो ये होता है, यानी कि a माइनस बी की यूनियन b माइनस ए के साथ हम करेंगे तो वो होगा आपका a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, यानी कि इसकी और इसकी जो यूनियन रहेगी वो आपकी रहेगी a सिमेट्रिक डिफरेंस b, जिसको डेल्टा से। इसी तरीके से अगर आपको निकालना पड़ जाए, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, वो कैसे निकलेगा, तो अब आपको क्या करना है, जो कॉमन वाले हैं ना ये छोड़ना ही नहीं है, एक भी ये बिल्कुल गायब कर देने हैं, क्योंकि सिर्फ ये और ये चाहिए। तो आपको क्या करना है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस, जब आप यूनियन निकाल रहे थे तो आपने इसको एक बार घटा दिया था क्योंकि आपको एक बार रखना था, ये 2 बार काउंट हुआ है ना यहाँ पे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो आपने जब यूनियन निकाली थी तो इसको एक बार घटा दिया था यहाँ से। लेकिन अब आपको इनकी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी है तो इसको रखना ही नहीं है, एक बार भी नहीं रखना है, तो इसीलिए माइनस ऑफ 2n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये चीज आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां से आपको देख के ना लग रहा हो, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि ए में, जैसे चाय कॉफी वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ए में इतने लोग हैं, बी में इतने लोग हैं और दोनों में इतने लोग हैं, तो आपको बताना है
कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में से केवल एक ही उत्पाद को पसंद करते हैं या किसी एक प्रोडक्ट को पसंद कर सकते हैं। तो ये और ये जो दोनों को आप जोड़ोगे तो ये वो लोग हैं। मान लो अगर ये ए है, ये चाय पीने वाले हैं, ये कॉफी पीने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता रहा हूं आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल चाय पीते हैं या केवल कॉफी पीते हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वो होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि कॉमन वाले बिल्कुल निकाल देने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि केवल एक, इसके आगे आप लिख सकते हो कि केवल एक वाले। ठीक है, तो वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं, इतने लोग दोनों पीते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक पीते हैं, तो वो सारे लोग आपको निकाल देने हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है, आप उसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं इससे आगे। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कि मान लेते हैं ए कोई एक सेट है, ठीक है, और यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या होता है, ठीक है। ए एक सेट है कोई, यू एक यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जिसको बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं या फिर उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन इसमें नहीं है। जैसे कि अगर मान लो ये है ए, अब क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे तो ये उसके अंदर ही लाई करेगा। यहाँ पर मान लिया ये जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए, तो वो सारे एलिमेंट जो ए से बाहर हैं लेकिन यू में हैं, वो सारे एलिमेंट जो हैं आपके वो होते हैं आपके ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए को छोड़कर जितने भी कॉम्प्लीमेंट, जितने भी एलिमेंट आपके बचे हैं वो सारे आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जिसको आप u माइनस ए से भी डिनोट कर सकते हो। क्योंकि आपको यूनिवर्सल सेट में से ए के वो सारे सेट जो एलिमेंट है वो घटा देने हैं, तो आपके पास ये वाली ये आ जाएंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ए एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, ये है 2 3 5 6, उसके अलावा u आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको बताना है कि a कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा। तो आपको इन सारे एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं, जैसे कि कौन सा बचा है, 1 बचा है, 2 है उसमें, 3 है उसमें, 4 नहीं है तो 4 बचा है, 5 है, 6 है, 7 और 8 बचा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आपके फॉर्मूले हैं या उनको आप नोट्स कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, तो वो हम करते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी रहेगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने जो 11 क्वेश्चंस किए थे लास्ट में ट्रू फॉल्स के, मैक्सिमम लोगों का 10 या 11 आंसर आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से, सम इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं वो। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर पूछा जाए कि जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
एक यूनिवर्सल सेट है कुछ भी, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या निकल के आता है। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सब कुछ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्योंकि आपको पता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि हर किसी का एक यूनिवर्सल सेट होता है कोई, जिसको आप अपनी दुनिया मान बैठते हैं। तो अब आपको निकालना है कि आपकी उस दुनिया, अगर वो दुनिया ना हो, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर आपकी कुछ दुनिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि वो दुनिया ना हो, और उसके ना होने का मतलब है कि आपके पास कुछ भी ना हो। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज 5। यानी कि एक पर्टिकुलर जिसको आप मान बैठे हो कि वो सब कुछ है, उसका नहीं होने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से याद कर सकते हो कि u का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 5 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है आपका 5 का कॉम्प्लीमेंट। अब हुआ क्या कि ये है आपकी दुनिया, इस दुनिया के बिना आपके पास बचा नहीं कुछ भी, यानी कि 5। अब ये 5 के कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, यानी कि आपकी जो दुनिया खाली हो गई थी अब उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब जो दुनिया वो चली गई थी वो दुनिया वापिस आना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 5 इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। याद रख लोगे कि u का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो u रहेगा। उसके अलावा तीसरा जो है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कोई पर्सन है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो ये आपकी लाइफ में था, फिर क्या हुआ कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब अब ये नहीं है, इसके अलावा बाकी सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। तो ये हो गया यहां तक। अब इसके अलावा बाकी सब कुछ था, अब वो नहीं है, इसका मतलब जो बाकी सब कुछ था उसके अलावा जो बचा, जो कि ये फिर से यही आ गया। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए था, फिर वो नहीं था, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो फिर से था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, यानी कि किसी का जाके फिर से वापस आ जाना इज इक्वल टू ए। उसके अलावा फोर्थ जो है वो है आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन क्या होती है, ठीक है। ये है आपकी वो दुनिया जो किसी के साथ है, ये है आपकी वो दुनिया जो किसी उसके साथ होने की बजाय बाकी जो बची है वो सारी दुनिया। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी के होने और किसी के ना होने की यूनियन क्या होती है, तो आपको पता है वो किसी का होना और किसी का ना होना, उसमें सारा इंक्लूड आ जाएगा, यानी कि होल सेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट बन के आएगा, यानी कि ए और जो ए के बाहर वाले थे उनको सारे को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट बन के आएगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवा है जैसे वो है आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन, ये है किसी का होना, ये है किसी का नहीं होना। अब किसी के होने या तो कोई होगा या फिर कोई नहीं होगा, और किसी के होने और नहीं होने में कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है, या तो कोई हो या फिर कोई ना हो। तो होने और नहीं होने में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका जो यूनियन है वो 5 के इक्वल आएगा। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन चीजों से आप याद रख सकते हो कि एक किसी के होने और किसी के ना होने की अगर आपको इंटरसेक्शन निकालनी है तो वो 5 के इक्वल आएगी, ठीक है। इसके अलावा बात आती है छठी 6 में क्या है कि ए यूनियन ए। ये तो बहुत आसान है कि ए और उसकी यूनियन करनी है ए के साथ, तो वो इज इक्वल टू ए ही आएगी, क्योंकि इस ए में हम कुछ ऐड तो हो नहीं रहा, उसकी यूनियन ए के साथ ही करनी है। पहले भी ए था, अभी भी ए है, तो इनकी जो यूनियन है वो भी ए ही आ जाएगी। इसी तरीके से अगर 7th की बात करें, ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन क्या होगा कि ए और ए में कॉमन क्या है, ए और ए। मान लो ये ए आप खुद हो, आप खुद में आप खुद से कॉमन क्या है, तो वो खुद आप ही हो, जो आप खुद के साथ कॉमन हो। इसके अलावा ए यूनियन 5, ए की यूनियन जो है 5 के साथ अगर आपको करनी पड़ जाए, ये हो आप, ये है कुछ नहीं, तो आपकी यूनियन कुछ भी नहीं, मतलब आप में कुछ ऐड हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब अकेले आप ही बचे हो। तो
तो ये है ए यूनियन फाई, यानी ए की ए में मतलब आप अकेले थे, आप में कुछ ऐड हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं साथ में, तो आप अभी भी अकेले ही हो, तो ए यूनियन फाई जो है वो इज इक्वल टू ए आएगा। तो इसके बाद बात आती है नाइन्थ की। तो नाइन्थ क्या है, ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आपको ए की इंटरसेक्शन निकालनी है, जैसे कि आपने देखा था कि अगर ये ए है और ये u है, तो a और u में दोनों में कॉमन क्या है इसमें, क्योंकि इसमें ये सारा सब कुछ आ गया है, a जो है इसी में लाई करता है, तो a और यूनिवर्सल सेट में दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ a ही होगा, क्योंकि a के बाहर वाला जो भी ये पोर्शन u का बचा हुआ है ये a में लाई नहीं करता, तो उसके साथ कॉमन भी नहीं है, तो a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू a। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, इसको आप नोट कर लें, सारी छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस में बहुत बारीकी से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम 10वां हमारे पास है, कहाँ गया, ठीक है 10वां हमारे पास है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, A और B इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो या तो A में है या फिर B में है या फिर दोनों में है, इसमें कौन से एलिमेंट है या तो A में है या फिर B में है या फिर दोनों में है, तो ये इज इक्वल टू होता है। इसी तरीके से इनका इंटरसेक्शन भी होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये भी इक्वल आएगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 सेट दे दिए जाएं कि A यूनियन B यूनियन C और इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले अगर आपने B और C की यूनियन की है तो B के एलिमेंट, C के एलिमेंट और उन दोनों के एलिमेंट, अब A के साथ उनके, तो B और C के दोनों आ गए और उसमें A का भी आ गया, सेम यहाँ पे भी है, इसमें पहले A और B के आए हैं फिर C के आए हैं, तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो इसी तरीके से इनका इंटरसेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इनको आप छोटी छोटी चीजें इनको आप थोड़ा सा भी बारीकी से इनको आप समझोगे तो आप बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन, इसमें कोई फर्क नहीं है कि ए इंटरसेक्शन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके के जो आपको क्वेश्चंस हैं वो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के इतने मुश्किल क्वेश्चंस कुछ नहीं है। जैसे अगले पार्ट में हम करेंगे जो यूनियन और इस सब पे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके से आपको अगर करना पड़ जाए कि ए इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C। ठीक है, अगर A की इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ करनी पड़े, ठीक है, तो वो होगी आपकी, आप पहले A और B की इंटरसेक्शन निकाल लें, फिर आप A और C की इंटरसेक्शन निकाल लें और उन दोनों की यूनियन कर दे तो वो चीज भी बराबर ही आएगी। इसी तरीके से अगर आपको A की यूनियन निकालनी है B की इंटरसेक्शन C के साथ, तो आप यहाँ पे भी पहले A यूनियन B निकाल लें और फिर उसके बाद A यूनियन C निकाल लें और फिर उनकी इंटरसेक्शन कर देंगे तो भी वो चीज़ सेम ही आएगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना, वो क्या है, वो है आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपका होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी आपका होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ये दो फॉर्मूले जो हैं वो आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि हम पूरे ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का, और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन थी तो यहाँ पे बीच में यूनियन आई है। तो अब इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि A इज इक्वल्स टू 1
3 5 7 9 11 इस तरीके से चल रहा है। बी जो है वो है आपका 2 4 6 8 10 और इस तरीके से चल रहा है। यानी कि ए एक सेट है ऑड नंबर्स का, बी एक सेट है इवन नंबर का, और जो यूनिवर्सल सेट है यू वो है आपका एन यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको एन बोलेंगे। तो आपको जो निकालना है वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ए इज ए सेट ऑफ ऑड नंबर्स, बी इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, और जो यूनिवर्सल सेट है वो है आपका नेचुरल नंबर्स यानी कि एन। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इतनी सारी चीजें आपको समझाई हैं, इसकी वैल्यू आपको बतानी है इसमें से सोल्व करके कि कौन कब क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके कि या तो वो ए होगा, या फिर वो बी होगा, या फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर वो एन होगा। ठीक है, नॉर्मली आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि ये सारे झमेले जो हैं वो आपकी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेनली इसको आप इंटरसेक्शन यूनियन के बजाय आप इसको समझने की कोशिश करें कि बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का ना होना। ठीक है, और इसकी फिर इंटरसेक्शन निकालनी है ए और बी के साथ। तो आप इसको समझिए, इसका आंसर जो है इन 4-5 में से है, या तो ए या फिर बी या फिर ए कॉम्प्लीमेंट या फिर बी कॉम्प्लीमेंट या फिर एन। एन का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। तो फिर अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ठंड से बचें, कोरोना से बचें, अपने घर परिवार सबका ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।